नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा 11वां लेक्चर है। इसके पहले 10 वीडियो में हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्टार्टिंग से चर्चा की है और अब आता है गांधी युग, अर्थात जब गांधी जी भारत आते हैं और जन आंदोलन में अपना भाग लेते हैं और कई महत्वपूर्ण उनके द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा ये YouTube चैनल एक बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधी युग के बारे में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के हमने प्रमुख चरणों के बात करी, अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए हमने इसे 6 चरणों में डिवाइड किया है, जिसमें हम सारे चरण की जो प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं और ये 6 वाले पॉइंट का भी हमने डिस्कशन कर लिया है और आज हम गांधी युग के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं और ये समझते हैं कि एक्चुअल में हमें गांधी युग में क्या पढ़ना है। तो गांधी का अभ्युदय कैसे हुआ भारत में और कब हुआ, तो स्पेशली यहाँ पर जो समय है हम 1945 से 1947 तक पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो गांधी के अभ्युदय में हमें क्या पढ़ना है, आइए तो हम इसके जो है एक इंडेक्स देख लेते हैं और विषय वस्तु को समझते हैं, क्योंकि विषय वस्तु अगर हमें पता होगी कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे, गांधी का एक सामान्य परिचय देखेंगे जो हमें जानना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या प्रयोग किए थे। भारत में जब गांधी जी आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी के क्या क्या आंदोलन इस समय हुए हैं। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमीशन की बात करेंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इस प्रकार से हम कहें कि हम सारे इन पॉइंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन अपना करने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 14 टॉपिक में हम जो है गांधी के युग को ख़त्म करेंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको ये भी स्पेशल बताना चाहेंगे कि गांधी के अभ्युदय में जो पहला हमारा पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे हम पॉलिटी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। राइट, पॉलिटी के अंतर्गत इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद जो क्रमशः एक्ट चार्टर आ रहे थे तो उनमें एक जो परिवर्तन हो रहा है, अगर हम उसको अलग से हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हम पॉलिटी में पढ़ेंगे और आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधी का सामान्य परिचय के बारे में। तो आइए और जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। तो महात्मा गांधी के बारे में आज हम जनरल से बारे में बात करेंगे। आप सभी ने सुना है और अपने नोटों पे देखा भी है। चलिए, तो सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को अर्थात 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है और इनका जन्मदिन जो है एक नेशनल हॉलीडे की तरह हम मनाते हैं। चलिए, और जो अहिंसा दिवस भी है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके हम दादा की बात करें तो इनका नाम था उत्तम चंद्र गांधी। इनके पिताजी की बात करें तो करमचंद गांधी, जो कि काठियावाड़ के एक दीवान थे, अर्थात एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता थी इनकी पुतली बाई। पत्नी की बात करें तो उनका नाम था कस्तूरबा बाई और इनके 4 पुत्र थे, वो है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, इनके 4 पुत्र हैं। हम इनका बेसिक इंट्रो आपको बता रहे हैं। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके 5वें पुत्र भी माने जाते हैं जिसको हम कहते हैं जमुना लाल बजाज। तो क्वेश्चंस की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इनके एक निजी सचिव भी थे, महादेव देसाई प्यारेलाल। तो इनका भी आपको नाम जो है याद रखना है।
इनके प्रिय भजन थे, गांधी जी के प्रिय भजन आपने सुने होंगे। विष्णु जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो ये वाला भी एक प्रिय भजन था जो कि नरसिंह मेहता द्वारा रचित था, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित रघुपति राघव राजा राम भी जो था इनका प्रिय भजन था। तो आपको यहाँ पर ये फैक्ट रखना है कि इस गीत के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनकी उपाधि की कि इन्हें क्या क्या उपाधि दी गई है, क्या क्या इनके उपनाम दिए गए हैं, उपाधि कह लीजिए या इसको कह लीजिए कि क्या क्या इनको उपनाम दिए गए हैं, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इन्हें बापू कहा जाता है, अब सब लोग जानते हैं। तो ये इन्हें सर्वप्रथम कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इन्हें बापू की संज्ञा किसने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हें महात्मा भी कहा था, तो वो किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इन्हें महात्मा की उपाधि दी और वो उन्होंने इनको चंपारण जो इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था उसके लिए इन्हें दी थी। राष्ट्रपिता की संज्ञा दी है इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है इन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स। भारत का अर्धनंगा फकीर कहा है इन्हें विंस्टन चर्चिल ने। केसर हिंद की उपाधि दी है इन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और जब असहयोग आंदोलन होता है तो ये इसको जो है लौटा देते हैं। अब हम बात करते हैं उन पत्र पत्रिकाओं की और पुस्तकों की जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है ओपन किए गए थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यंग इंडिया। तो 1919 में ये जो है पत्र पत्रिका का समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था जो कि इंग्लिश भाषा में आता था, तो इसे याद रखना है यंग इंडिया। नवजीवन, नवजीवन भी 1919 में इन्होंने स्टार्ट किया था जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। इसी प्रकार हरिजन भी था जो कि 1933 में आया था और ये हिंदी में आता था, ठीक है। ये जो है हिंदी में आता था। देन इसके अलावा इनकी 2 बुक्स भी थी, ठीक है। तो ये बुक्स से हैं, एक है हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई थी, ठीक है, 1909 में आई थी और ये गुजराती भाषा में थी और एक जहाज पर लिखी गई थी। इसी के बाद इनके एक बहुत फेमस जो है आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में आई थी और ये गुजराती भाषा में थी दोस्तों। तो इनको भी कंठस्थ कर लीजिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो गांधी जी की बुक थी। ये किसी किसी पॉइंट पर काफ़ी विवादास्पद भी रही है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे इसके मटेरियल की, हम आपको केवल इतना बताएंगे कि आपको ये याद रखना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है गांधी जी की आत्मकथा है, 1925 में और गुजराती में लिखी थी, ठीक है। तो 5 चीज़ें आपको याद रखना है, 3 समाचार पत्र है और 2 पुस्तकें हैं जिसमें से 3 तो गुजराती लैंग्वेज में है। तो जो अलग लैंग्वेज में है वो याद रखने की कोशिश करें, तो यंग इंडिया इंग्लिश में है और हरिजन जो है वो हिंदी में है, बाकी तीनों अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी का सर्वप्रथम भारत में क्या अभियान रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है अर्थात सत्य के साथ जो आग्रह है अहिंसात्मक तरीके से किया जाता है उसको गांधी जी ने सत्याग्रह कहा था। वो हुआ था 1917 में चंपारण बिहार के आंदोलन में जो कि 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। तो इसको गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। हम चंपारण के बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका पहला अनशन तो वो था अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में जो कि 1918 में किया गया था। इसके बारे में भी हम जो है आगे की वीडियोस में बात करेंगे। पहला अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह, ठीक है। पहला सत्याग्रह तो क्या हो गया आपका, चंपारण का हो गया, और अखिल भारतीय मतलब जो पूरे भारत में जिसका प्रसार किया गया है तो वो था रॉलेट अधिनियम के विरोध में 1919 में। अगर हम बात करें पहला आमरण अनशन की अर्थात मृत्यु तक अनशन करना है तो वो किया गया था 1932 में सांप्रदायिक पंचायत या मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में। तो ये गांधी जी के जो सर्वप्रथम भारत में अभियान थे दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है, और ये आपको याद रखने हैं फैक्ट।
अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हम सब जानते हैं गांधी जी का जन्म तो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, लेकिन ये जो शिक्षा है, क्योंकि काफ़ी संपन्न परिवार से थे, इंग्लैंड से ये बैरिस्टरी पास करते हैं। ठीक है, बैरिस्टरी के एग्ज़ाम पास करने के बाद एक अच्छे वकील बन जाते हैं और ये गुजरात के एक व्यापारी होते हैं दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, गांधी जी का वैसे तो बहुत सारा जीवन जो है विदेश में ही बीता है। जन्म यहाँ पर हुआ, यहाँ पर पले बड़े, बेसिक एजुकेशन यहाँ से हुआ, फिर इन्होंने इंग्लैंड से जो है बैरिस्टरी का एग्ज़ाम पास किया और जब ये भारत लौटे तो फिर से इनको निमंत्रण दे दिया गया दादा अब्दुल्ला द्वारा और ये 1893 में कहाँ चले गए, उनका केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए और यहाँ पर ये कई सालों तक रहे। कब तक रहे? ये 1915 तक जो है साउथ अफ्रीका में रहे और जब ये दक्षिण अफ्रीका में रहे तो वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे अन्याय देखे जो वहाँ के अफ्रीका के लोगों के साथ और भारत के जो भारतीय लोगों के साथ है उनके द्वारा गोरी सरकार के द्वारा जो है किया जाता था। रंग को लेकर, जाति को लेकर कई कारणों पर किया जाता था। तो इन्होंने वहाँ पर सबसे पहले जो है आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनको कई हक दिलवाने में ये कामयाब भी रहे। तो उनका जो एक जन आंदोलन था, अपना जो विरोध करने का तरीका था, उसके लिए इन्होंने कई सारे जो है प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, और उसमें सफल भी हुए। इसीलिए जब वो भारत लौट के आते हैं तो ये वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर भी करते हैं और सफलता भी उन्हें यहाँ पर मिलती है। तो गांधी जी ऐसा नहीं है कि 1915 में आए तो अचानक प्रकट हो गए। ठीक है, वो वहाँ पर भी जो है आवाज़ उठा रहे थे अन्याय के खिलाफ। इसके लिए पहले एक लोअर क्लासेस में सहायक वचन करके टॉपिक होता था जिसमें पूरा गांधी जी के ऊपर ही दिया रहता था। तो हम यहाँ पर इतना भी डीप में नहीं पढ़ेंगे कि हम हमारे एग्जाम के जो कंसेप्ट है उससे हट जाए। हम यहाँ पर आपको केवल ऊपर ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अगर एग्जाम में आता है तो आपको याद रहे। हमें कोई थीसिस नहीं लिखना है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी कुछ है। ठीक है, काफ़ी कुछ है। मार्मिकता के साथ दृश्यों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। रंग के कारण उन्हें रात को 9 बजे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उन्हें जो है सरकारी फुटपाथ पर नहीं चलने दिया जाता था, रास्तों पर नहीं चलने दिया जाता था, ट्रेन में सफ़र नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उनके लिए एक अलग ही जो है कल्चर था और उन्हें तुच्छहीन समझते थे काले लोगों को और भारतीय लोगों को। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने विरोध का, वो यहाँ की जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता है लोगों की कुछ भी नहीं समझते थे। तो क्या कुछ करा गांधी जी ने, फटाफट शॉर्ट में फटाफट हम देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ये अन्याय को देखते हैं और काफ़ी जो होता है इनके मन में एक अलग ही जो है भाव आते हैं। गोरी सरकार किस प्रकार से एशियाई मजदूरी करने वाले दक्षिण अफ्रीका तथा भारतीय लोगों के साथ प्रजाति आधार पर उत्पीड़न तथा भेदभाव करती है, ये वो देखते हैं। और जनरली अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो वहाँ पर 3 प्रकार के वर्गों से जो है भारतीय समुदाय के लोग रहते थे। पहले में क्या थे कि वो मजदूर थे जो 1890 के बाद गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर दूसरे मेमन मुसलमान थे जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग थे जो कार्य का अनुबंध के तहत जो है साउथ अफ्रीका गए थे और समाप्त होने पर वहीं रहने लग गए। ठीक है, तो क्योंकि पता है आपको उस समय जो है अंग्रेज़ों ने मैक्सिमम कंट्रीज़ को गुलाम बना रखा था। अब यहाँ भारतीय अशिक्षित थे, वो अंग्रेज़ों का इन्हें बिल्कुल अंग्रेज़ी का बिल्कुल भी उनको ज्ञान नहीं था। जाति रंग के आधार पर कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। जैसे गोरी सरकार से 9 बजे रात्रि के बाद भारतीय अफ्रीका के लोगों पर जो है प्रतिबंध लगा रखा था। सार्वजनिक उत्पाद या हम कहें फुटपाथ पर जो है प्रतिबंध लगा रखा था, प्रयोग की अनुमति नहीं थी। अब हम बात करते हैं गांधी जी जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ हम कहें कि कुछ ऐसे इतिहासकार जो है कार्य करते हैं, वहाँ पर संघर्ष करते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों के साथ न्याय हो सके। तो गांधी जी क्या करते हैं, एक उदारवादी चरण को अपनाते हैं। उदारवादी चरण अपने भारत में भी चला था। ठीक है, हमने कांग्रेस के अंतर्गत पढ़ा है। अब संघर्ष का उदारवादी चरण हम साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं 1894 से 1906 के तहत। इसके तहत गांधी जी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीकी सरकार जो भी रहती है उनको याचिका एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाते हैं। अर्थात बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि
कि जो जिस प्रकार से ये चीज़ें भेदभाव हो रहा है ये गलत है, और इसी प्रकार से वो अंग्रेज़ों को भी अपने अनेक प्रार्थना पत्र भेजते हैं, क्योंकि भारत भी जो है ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा था। इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, भारतीयों को संगठित करके नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वो 1894 में, ये थोड़ा सा आगे लिखा गया है। हाँ, तथा इसी के साथ ये एक पत्र का प्रकाशन भी करते हैं जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो आपको ये दो फैक्ट बहुत अच्छे से याद करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेटल भारतीय कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उदारवादी मतलब नम्र विनय अनुरोध के माध्यम से अपनी बातों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे रखना। तो ये वहाँ पर गांधी जी का जो है उदारवादी चरण रहा था। इसके बाद अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल वो शुरू करते हैं। 1906 से 1914 के बीच का ये ड्यूरेशन होता है। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध किया, सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने अपना सत्याग्रह का नाम दिया। सविनय अवज्ञा अर्थात प्रेम से हम ये बता रहे हैं कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। यहीं भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा था उनका। तो इसके पहले उन्होंने वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो गांधी जी का ये जो विचार था ये थोरो के सिविल डिसओबीडियटरी के विचार से प्रेरित था। ठीक है, उनसे ये प्रेरित था। अब हम गांधी जी ने जो है अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा 1996 का गठन किया। ये एक सभा का गठन करते हैं जिसका नाम है अहिंसात्मक, 1906 है ये, ओके, 96 नहीं है, 1906 जो है सभा का गठन करते हैं। प्रवासी भारतीयों की प्रवेश पर रोक का विरोध करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कानून थे साउथ अफ्रीका में। अभी हम इसके बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो प्रवासी भारतीयों की प्रवेश पर रोक का विरोध करते हैं ये। इसके अतिरिक्त ये पॉल टैक्स तथा भारतीय विवाह को प्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। 1910 में ये टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉलस्टॉय की जो है स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी। और कब की थी, तो 1910 में की थी। तो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था धीरे धीरे संकटग्रस्त हो रहे थे। अब इसकी टॉलस्टॉय क्या है इसको हम समझा रहे हैं आपको, कि गांधी जी जो नेतृत्व कर रहे थे लंबे समय से कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ऐसा फील होता है कि यार आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है, लोग जो है अब इतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या करा था, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। इस फॉर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालेनबाग की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्याओं को हल किया तथा उसके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ पर जो है पैसा आता था। तो इस प्रकार से ये पुनः जो है लोगों को संगठित करके अपने आंदोलन चलाने की कोशिशें करते रहते थे। अब इसी प्रकार से फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी 1904 में डरबन में। ठीक है, ये कुछ और ही लिखा गया है। 1904 में ये करते हैं, कहाँ पर, डरबन में स्थापना करते हैं। और जो टॉलस्टॉय फॉर्म होता है ये होता है जोहान्सबर्ग में। कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग में होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अब ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कुछ प्रयोग थे जो इन्होंने किए थे, और दोस्तों हमने इसमें यहाँ पर इसकी चर्चा की है। इसी प्रकार से गांधी जी का एक और विचार होता है, यहाँ पर हम बता देते हैं, वो है सर्वोदय। वो जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट विचार से प्रेरित होता है। अपने सत्य संबंधी जो प्रयोग है टॉलस्टॉय की बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। फैक्ट हमने नहीं लिखे हैं, हमने आपको आगे बताया था कि गांधी जी ने अपने सत्य संबंधी प्रयोग जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो किससे प्रभावित है, तो वो टॉलस्टॉय की जो बुक है द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, ओके, द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू से ये प्रभावित थी। और सर्वोदय जो है जॉन रस्किन के अंडू द लास्ट से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विचार था वो थोरो के सिविल डिसओबीडियंटरी के विचार से प्रेरित था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आज हमने जो है मुख्यतः दो टॉपिकों की चर्चा की है। एक गांधी जी का सामान्य परिचय आपको बताने की कोशिश की है सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। हमने जितने भी डेटास थे उसको कलेक्ट करके एक ही जगह पर रखा है ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सके। और सेकेंड टॉपिक में हमने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी
इसके बारे में बात की है। अब इसके बाद जो है हम गांधी जी की भारत वापसी के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और आने वाले कालांतर समय में इसी 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब ये भारत आते हैं तो उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी देश का भ्रमण करते हैं और कुछ आंदोलनों का सक्सेसफुली जो है निपटारा करवाते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो लगे रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।